फिल्मों में कुछ किरदार बहुत आइकॉनिक रहे हैं जिन्हें सालों साल लोगों ने याद किया, उनके डायलॉग्स को याद किया। आपको याद होगा शोले का वो गब्बर सिंह वाला कैरेक्टर, उसके डायलॉग्स अमूमन सभी को याद हैं। लेकिन बहुत अरसे तक गब्बर सिंह के कैरेक्टर को बीट करने के लिए कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं बन पाया। लेकिन बहुत सालों बाद 90 के दशक में एक फिल्म आई थी चाइना गेट। उसमें जो एक कैरेक्टर था जगीरा का, वो इतना खूंखार, इतना दुर्दांत था कि उन्हें देखते ही ना रोंगटे खड़े हो जाते थे। और जो उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, उसको सुनने के बाद तो वाकई रूह कांप जाती थी। अब उस कैरेक्टर के बाद कोई और कैरेक्टर नहीं आ पाया जो उतना दुर्दांत हो। मैंने इसलिए सोचा कि जिसने वो कैरेक्टर निभाया था, जरा उनसे बात करके देखते हैं कि दरअसल में ऐसे कैरेक्टर को निभाना या जीना कितना आसान या कितना मुश्किल होता है। तो आज मंथन का ये सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आपके चहेते जगीरा। और आज के दौर की अगर हम बात करें तो आप उन्हें वसूली भाई के नाम से जानते हैं। तो आज मैंने इनवाइट किया है मुकेश तिवारी जी को, जो कि मेरे इस शो को ग्रेसफुल बनाएंगे अपनी प्रेजेंस के साथ। तो मैं उन्हें सीधा आमंत्रित कर लेती हूँ। आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो ना तो आप उनसे, कि आज ये जो आइकॉनिक एक्टर से मिलने का मौका मिला है ना, ये हमें बार बार नहीं मिलने वाला है। तो यू कैन पुट अक्रॉस योर क्वेश्चन। सर, मैंने आपको एक इनवाइट भेजा है, आप उसे देख लीजिए। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ योगिता जी। I'm good। आपको आपको मैंने ना बहुत वैसे वियर्ड वाले लुक में देखा हुआ, जगीरा वाले। और उसके बाद मैंने आपको बहुत ही क्यूट वसूली भाई के रोल में देखा है। तो मैं इन दोनों को ना जोड़ नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत बहुत डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट लुक। हमारे लिए आपका स्क्रीन पर पैर रखना ही ना एक एक एक्साइटमेंट से भर देने वाला सेगमेंट होता है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी लेकिन कि दुर्दांत जगीरा से क्यूट आपका जो ये रोल है वसूली भाई का, ये सफर आपका कैसे रहा? बहुत सुखद रहा। और मैं इस दौर का भी शुक्रगुजार हूँ कि दौर बदला, क्योंकि एक जमाना था जब अभिनेता को एक इमेज में कैद कर दिया जाता था और जी। यदि विलेन है तो विलेन इस रोल में ही लोग उसे देखते थे। हम्म। लेकिन 1998 के बाद, 99 के बाद हिंदुस्तानी सिनेमा में भी बहुत परिवर्तन आया और दर्शक भी बहुत बदला है। तो लोगों ने मुझे स्वीकार किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि, और निर्देशक निर्माताओं ने मुझे उस दृष्टि से देखा, क्योंकि मेरी यात्रा एक विलेन के तौर पर शुरू हुई थी और एक फिर पॉजिटिव रोल्स में मैं आया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव रोल्स में आया। और सडनली जब रोहित शेट्टी जी ने ये ऑफर मुझे किया तो थोड़ा परेशान तो मैं भी हुआ था कि पता नहीं ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हालांकि जब हम थिएटर करते थे तो मोलियर और सटायर्स हम लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन हम्म। सिनेमा की कॉमेडी एक अलग किस्म की कॉमेडी होती है वो। और मैं वो स्लैपस्टिक कॉमेडी का बहुत कायल हूँ। मैं हमेशा सिचुएशनल कॉमेडी करना चाहता रहा हूँ और वही कॉमेडी है हम्म। दरअसल, जी। और जो कि हमारे जीवन में सबके साथ ही घटित होती है। तो बहुत अच्छी यात्रा रही एंड आई एम थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स एंड खासतौर पर मैं अपने दर्शकों का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया। ब्यूटीफुल। आपका जो आइकॉनिक डायलॉग है ना, पेनवेल निकलने वाला, वो बार बार लोग मैसेज कर करके भेज रहे हैं, पेनवेल कब निकलना है। मैं लगातार ऊपर से नीचे तक वही देख रही हूँ, वही वही डायलॉग लोग बार बार मारे जा रहे हैं। मतलब आपने ऐसा कर दिया है ना कि लोगों की जुबान पर आपके डायलॉग्स बिल्कुल आ गए हैं। मैंने दो तरीके से ना आपका पोस्ट डाला था अपने फेसबुक अकाउंट पे। एक जगह मैंने लिखा था वसूली भाई आ रहे हैं, और दूसरे पेज पे मैंने लिखा था कि जगीरा आ रहे हैं। तो लोगों ने जी। जगीरा सुनते ही था कि वो जो आपका डायलॉग नहीं है, मेरे मन को भाया, लोगों ने डायलॉग्स पर डायलॉग्स लिखना शुरू कर दिया। मुझे बहुत हंसी आई कि लोग भूलते ही नहीं है उस कैरेक्टर को जिसे जान लगाकर जिया हो। और आपने दोनों कैरेक्टर्स में जान लगाया अपनी। बहुत उम्दा। इस बात में थोड़ा सा मैं एक संशोधन अमेंडमेंट करना चाहूंगा जी। कि हम अभिनेताओं को, अभिनेत्री को कई बार लगता है कि वो हमने किया है, लेकिन वस्तुतः उसको बनाते दर्शक ही हैं। एक अभिनेता अभिनेत्री को रचने वाले दर्शक ही होते हैं। मैंने वो आइकॉनिक सोच के डायलॉग नहीं बोला कि इसको आइकॉनिक में डायलॉग बोलने जा रहा हूँ, इसको आइकॉनिक बना दूंगा। दर्शकों ने उसको आइकॉनिक बना दिया। और जो आप पनवेल बहुत वाली जो पीढ़ी, मॉडेस्ट हैं। बहुत जो नई मॉडेस्ट हैं आप। पीढ़ी है, उसमें जो पनवेल वाला हमने जिस, वो तो पनवेल एक जोक ऐसे था कि मैं शूटिंग के दौरान, मुझे सच्ची में दूसरी जगह जाना था और वो हम अच्छा। लोग गोवा में शूट कर रहे थे और वो सीन था
और वहां से मुझे फ्लाइट पकड़नी थी 4 बजे शाम की, और पनवेल आना था। तो वो इम्प्रोवाइज किया हुआ डायलॉग था एक्चुअली। तो अच्छा। बातों बातों में निकल गया, मैंने बोले जल्दी बोल दे यार, कल सुबह मुझे पनवेल निकलना है। और वो सिचुएशन के साथ ऐसे चला गया और लोगों ने उसको हिट बनाया। तो हम सिर्फ करते हैं और दर्शक उसको हिट बनाता है। वेरी ब्यूटीफुल। आप सच में बहुत ही मॉडेस्ट व्यक्ति हैं। इस स्थिति पर पहुंचने के बाद, उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी आप दर्शकों को क्रेडिट दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। उन दर्शकों में मैं भी एक हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपने आप ले लेती हूँ क्रेडिट पे। अच्छा, एक समय था ना कि विलन एक विलन का काम करता था। हमें पता होता कि स्क्रीन पर अगर आप आए हैं तो आप विलन बन जाएंगे। पर धीरे धीरे चीजें बदल गई हैं। अब हीरो भी विलन होता है। बहुत सारी मूवीज में मैंने देखा है कि जो हीरोज हैं वही विलन का कैरेक्टर निभा रहे होते हैं। तो आपको ये बुरा नहीं लगता कि जो एक खास पहचान होती है, उस पहचान से हटकर अब हीरो ने ही सारा कुछ ग्रैब कर लिया है, सब कैप्चर कर लिया है, वही विलन बन जाते हैं, वही सब कुछ, कॉमेडी भी वही कर लेते हैं? नहीं, दौर बदला है और उस बदलते दौर को हमें स्वीकार करना चाहिए। और ये दौर अमित जी के जमाने से शुरू हुआ था, जब उन्होंने कॉमेडी करना शुरू की थी। अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहा जी जी। हूँ। और वहां से नायक ने प्रारंभ किया था कि वही कॉमेडी करेगा, वही। और 90 के दशक के बाद जो 2000 के बाद का जो दौर है, इस दौर में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। और इस इंटरनेट की क्रांति ने बहुत कुछ देखने का नजरिया भी बदल दिया। और एक मेरा, मैं हमेशा मानता हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के आने से सिनेमा वर्ल्ड हम्म। बहुत बड़ा मनी स्टेक पे लग गया है। तो उनको लगता है यदि हीरो है और विलन भी हीरो ले लेते हैं तो दो लोगों की पॉपुलैरिटी, दो लोगों के दर्शक देखने आ जाएंगे। तो वो सेफ प्ले करना चाहता है। हालांकि वो मिथक टूट गया और अंततः जो वो रचना चाहते थे संसार की, सिर्फ नायक का संसार, वो कहानी नहीं कही जा सकती, क्योंकि मुश्किलें हुई हैं। एक, हम आधुनिक युग का यदि दावा करते हैं यदि सिनेमा में, तो कहीं ना कहीं रिश्तों की भी उधेड़ बुन में, कहीं उसके भी पोस्टमार्टम में एक परिवार तो टूटा है सिनेमा में। ना तो आपको बुआ मिलेंगे, ना जिया जी मिलेंगे, ना चाचा मिलेंगे, ना चाची मिलेंगी, ना सही नाना कह मिलेंगे, ना दादी मिलेंगी। हमारे त्योहार भी सिनेमा में से अचानक खत्म हो गए। ना दिवाली मिलती है, ना रहे। ईद मिलती है, चाहे होली होती है। बहुत ही पहले एक होता था कि एक फिल्म बनेगी तो एक गणपति का गाना बहुत जरूरी है, एक ईद का गाना है, एक रक्षाबंधन बहुत जरूरी। तो एक आधुनिक युग की का प्रयास जिन्होंने लगाया था, उन लोगों के एक बलात् प्रयास से हिंदुस्तानी संस्कृति थोड़ी सी समाप्त हुई हिंदुस्तानी सिनेमा से, जो कि अब फिर आप वापस ये बात आएगी। सही कह रहे और हैं। आप ये बात सही कह रहे लौटेगी। हैं। हमें उम्मीद है, हमें बहुत उम्मीद है। क्योंकि मुझे याद भी है कि आज भी अगर हमें रक्षाबंधन के गाने सुनने तो हम पुराने वाले गाने सुनते हैं, भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, या इस तरह के जी पुराने जी। गानों को ही हम आज भी रिवाइव करते हैं। नया ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, एक बात बताइएगा। फिल्म में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आप थिएटर से भी आपका बहुत लंबा जुड़ाव रहा है। लेकिन आपको पहला ब्रेक कैसे मिला? क्योंकि थिएटर से फिल्मों में जंप करना कोई आसान बात मुझे नहीं लगती। हम में से बहुत से लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। अ, मेरी एक मेरी क्या मतलब, पूरे हिंदुस्तान के, विश्व के एक बहुत ही मूर्धन्य रंगमंच के शिक्षक गुरु रहे हैं, पंडित सत्यदेव दुबे। जी। वो मुंबई में काम करते थे, लेकिन हम लोगों के आग्रह पर दिल्ली हम लोगों की वर्कशॉप लेने के लिए आते थे। और वो एक बात हमेशा कहते थे कि यदि आप लोग ईमानदारी से रंगमंच करोगे तो रंगमंच इसकी कीमत आपको जरूर चुकाएगा। अच्छा। और ये बात हम लोगों ने गांठ बांधी हुई थी और हम ईमानदारी से रंगमंच ही कर रहे थे। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं बड़े पर्दे पर दिखाई दूंगा और हाँ। मैं सिनेमा करूंगा। मेरा लक्ष्य यही था कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के बाद अपने गांव सागर वापस जाऊंगा, अपने शहर जाऊंगा और वहां अपना एक रंगमंडल बना के काम करूंगा। लेकिन अच्छा। आपकी नियति आपके हाथ नहीं होती, और एक कलाकार की नियति तो बिल्कुल ही उसके हाथ में नहीं होती। उसे सिर्फ काम करते जाना होता है। हम्म। और तभी मुझे बुलावा आ गया बॉम्बे से चाइना गेट के लिए, और नसरुद्दीन शाह साहब ने मेरा नाम रिकमेंड किया था राजकुमार वाह। संतोषी जी को। और बस अ, मैं एक जीन्स, एक ब्रश और एक टूथपेस्ट जेब में डाल के मुंबई पहुंच गया। उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बोला, ऐसे फटे कपड़े पहनते हैं आप? तो हमने बोला कि नहीं, हम थिएटर वाले ऐसे ही रहते हैं। और जिस तरीके से आपने मुझे बुलाया है, तो मैं हम्म। फ्लाइट का टिकट भी किसी से उधार लेके आया हूँ। और मेरे पास जितने का टिकट हो उतनी तो मेरी एक महीने की तनख्वाह है। ओ। और उस वक्त 4,500 रुपये का टिकट था। और मैंने कहा पूरे महीने भर की हमारी तनख्वाह होती है रेपटरी की। तो उन्हें शायद ये बात अच्छी लगी कि एक बानगी है, साफगोई है,
और फिर मैंने उनसे समय लिया, फिर मैंने 40 मिनट का एक परफॉर्मेंस दिया, और देन ही सिलेक्टेड मी फॉर चाइना गेट, जगीरा फिल्म। 40 मिनट की परफॉर्मेंस? या क्योंकि मुझे लगा था कि ये पहला और अंतिम मौका है, क्योंकि इसके बाद ना तो मैं मुंबई आऊंगा स्ट्रगल करने के लिए, और इस बार मुझे जीवन में रिजेक्शन से बहुत नफरत है। और ठीक है, कई परिस्थितियों में आदमी रिएक्ट होता है, जीवन में संबंध रिएक्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अपनी तरफ से तो आपको 100% करना चाहिए। वो फिर सामने वाले की स्वीकृति है, उसकी अपनी समझ है कि वो स्वीकारता है या नहीं स्वीकारता। आपने बहुत आइकॉनिक एक्टर्स के साथ काम किया, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे उस मूवी में भी। आपको कभी नर्वसनेस हुई? आप मतलब बिल्कुल फ्रेशर थे फिल्मों में और वो लोग आइकॉनिक लोग, कभी घबराए डायलॉग डिलीवरी के टाइम? नहीं, मुझे घबराहट इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं सीधे रंगमंच से आया हुआ था, और मैं अमूमन वर्ल्ड सिनेमा का बहुत ही कायल व्यक्ति रहा हूँ, डीसी का या उस तरीके के सिनेमा की तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। तो जब तक दिल्ली में थे तो हमें बहुत ज्यादा मैस्मराइज नहीं था मैं सिनेमा के अभिनेताओं से। और कहीं ना कहीं जो अभिनेता थे वो सारे के सारे रंगमंच से आए हुए लोग थे जो मेरे सामने थे, चाहे नसवीर सर हाँ। हों या ओमपुरी साहब हों या अमरीश पुरी सर थे, या परेश रावल जी हों, या डैनी सर हों। तो डैनी साहब एफटीआई से आते हैं, तो एक वो कहीं ना कहीं एक मेल जोल होता है कि हम एनएसडी से हैं, वो एफटीआई से हैं, तो संस्थागत वो समझते हैं। और जिस याद मोड़ पे मैं खड़ा था उस मोड़ से वो लोग गुजर चुके होंगे कई बार, और उन्होंने मुझे राइट। एहसास नहीं होने दिया। और रंगमंच की आने की वजह से मुझे हमेशा लगता था कि मैं कर लूँ, और बस मेरे सामने चुनौती ये थी कि नया क्या दे पाता, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें सीखना थी, घुड़सवारी सीखना थी, फाइटिंग सीखना थी, और एक कैमरा के सामने का अभिनय। तो राजकुमार संतोषी जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप ये मत सोचिए कि 50 का लेंस लगा है कि 100 का, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी और 100%। तो वाह। रंगमंच हमेशा मदद करता है, या रियाज आपको हमेशा मदद करती है, क्या वो किसी भी फील्ड में क्यों ना। यानी जिनको भी एक्टिंग करना है उन्हें थिएटर जरूर करना चाहिए, बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं? और ये भी सोचना चाहिए कि वो एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं। सबसे मूल प्रश्न ये है आजकल कि तो सिर्फ। आजकल तो किसी से पूछिए तो बोलते हैं हमें फेमस होना है, हम चाहते हैं हमारी भी फैन फॉलोइंग हो। लोगों के तो ये जवाब होते हैं, क्योंकि आजकल के बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो एक्टिंग के नाम पे क्या करते हैं आप ही बेहतर जानते हैं। तो लोग कई बार नहीं, उन्हीं को मेरा ये आइकन कहना समझ है लेते कि हैं। इस मामले में भी क्लैरिटी बहुत जरूरी है, कि आप अभिनय को साधना के तौर पर लेना चाहते हैं कि अपने आत्म हम्म। अभिव्यक्ति के तौर पर लेना चाहते हैं या फेमस होना चाहते हैं। यदि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है तो फिर आप, मुझे उससे कोई आपत्ति किसी से नहीं है। यदि वो सिर्फ फेमस ही होना चाहता है अभिनय के माध्यम से, तो हम्म। ही इज मोस्ट वेलकम, लेकिन द क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब हम अभिनय करते हैं तो हमारे ऐसे बहुत सारे अंदर की भावनाएं होती है जिन्हें निखारने और उभारने का हमें मौका मिलता है। क्या आपको एक अभिनेता के तौर पे ऐसा लगता है कि आप जो चीज रियल लाइफ में नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते, उन चीजों को का उद्गार जो है उसका प्लेटफॉर्म आपकी एक्टिंग है? आपको ऐसा लगता है क्या? वो है ही। चाहे वो कविता का फॉर्म हो, चाहे वो स्कल्पटिंग का हो, चाहे पोइट्री का हो, चाहे म्यूजिक का हो, चाहे डांस का हो। एक्चुअली आप एक बहुत ही अपने जो अंदर के एब्स्ट्रैक्ट भाव होते हैं, उन एब्स्ट्रैक्ट हम्म। भावों को एक आकार दे रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द एक्टर्स या मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस या मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आपने देखा होगा हम्म। जीवन में बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। जी। और और वो इंट्रोवर्ट होने का एक मेन मकसद ही, मतलब इंट्रोवर्ट होना ही एक कारण होता है कि वो एक परफॉर्मिंग लाइन में आते हैं, कि मैं अपने जीवन में ये बात नहीं कह पाता हूँ लेकिन मैं अपने अभिनय के माध्यम से कह पाऊंगा। और अभिनय मतलब, जिस स्तर पर मैं सोचता हूँ कि अभिनय कहीं ना कहीं बहुत ही आध्यात्मिक सी चीज है, और हाँ। बहुत आत्मविश्वास चाहिए अभिनय करने के लिए, क्योंकि आप अपने वे पहलू पब्लिक कर रहे होते हैं जिन्हें कोई नहीं बताना चाहता। वो हमारी नेगेटिविटीज भी होती है, बहुत सारी हमारी गंदगी भी होती है हमारे दिमाग की, और बहुत सारी चीजें जो हम बहुत गुड़ी गुड़ी और बहुत सोवर बन के रहना चाहते हैं वैसा नहीं होता, और अपने अंदर को टटोलना पड़ता है और वो साहस जुटाना पड़ता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ अभिनय पब्लिक प्लेस पे एक बहुत एस्थेटिकली कपड़े उतारने की कला है, कि धीरे धीरे आप कैसे नग्न होते हैं दर्शकों के सामने। आप अगर अपने आप को आंकते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप इंट्रोवर्ट किस्म के व्यक्ति रहे हैं या आप एक्सट्रोवर्ट? जैसे मैं भी आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिल्म के कैनवस पे तो बहुत खुल करके बात करते हैं, लेकिन
अभी जब आप बात कर रहे हैं तो आपके अंदर एक शायद इंट्रोवर्ट है तो आप शाई हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैं बचपन से इंट्रोवर्ट ही रहा हूँ, क्योंकि घर में सबसे छोटा होने के कारण बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं पाया, और अलग अलग फील्ड्स थी, तो सब लोग तो मुझे लगता था कि जब मैंने 6th क्लास में पहली बार प्ले किया था, छोटी हम्म। छोटी सी स्किट्स होती, तब मुझे लगा था कि दिस इज द थिंग जहाँ पे अपने आप को मैं कह पाता हूँ, जहाँ मैं जो महसूस करता हूँ उसको व्यक्त कर पाता हूँ। और मैं बहुत ही टॉकेटिव आदमी नहीं हूँ लाइफ में। मैं यदि अरे, मुझे यहाँ यदि मैं 24 घंटे में चुप रहना मुझे मिल जाए तो मुझसे अच्छा, मुझे सबसे अच्छा अवसर वही मिल लगता है। मैं अपने साथ रहना बहुत पसंद करता हूँ, अपनी कहानियों के साथ, अपने नॉवेल्स के साथ, सिनेमा के साथ। मैं बहुत ज्यादा पब्लिक लाइफ में, मतलब अमूमन आपके शो में आने के लिए भी मुझे बहुत दुविधा इसलिए हो रही थी कि मैं क्या कहूँगा और क्यों कहूँ, क्योंकि जो कुछ है तो हम अपने अभिनय में दिखाते हैं उसको, और अपने आप आप को सही कह ग्लोरीफाई रहे करना शायद वो मेरी शैली नहीं। तो मैं बहुत ही एकांत प्रिय व्यक्ति हूँ। हैं। ये तो मुझे लगता है कि काश सब आपकी तरह एकांत प्रिय हो तो दुनिया से जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन हमें अपने आप ही मिल जाएगा। अ, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहती हूँ, आपने परिवार का जिक्र किया, तो जी। फिल्मों में आने के लिए आपने कहा कि आप छोटे शहर से, सागर से आए हैं, ऐसे स्थान जहाँ पे लोग अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाना ही पसंद करते हैं, वहां से फिल्मों में आना क्या आपके लिए आसान रहा? नहीं था आसान, क्योंकि सफलता के पैमाने बिल्कुल तय थे। जैसा आपने कहा कि डॉक्टर बनेगा नहीं तो इंजीनियर बनेगा, नहीं तो हाँ। वकील बनेगा, और हाँ। साइंटिस्ट बनना बहुत दूर की बात थी। सागर जैसे एरिया में कोई आर्मी में चला जाए तो भी बहुत परेशानी की बात थी। तो जिस सम्मानजनक तरीके से जिसको देखा जाता था वो डॉक्टर इंजीनियर ही था। हाँ। और तब अभिनेता बनना की कल्पना करना या ऐसा प्रयास करना, ये सोचा जाता था कि ये पढ़ाई में फिसड्डी है इसलिए अभिनेता बनना चाहते हैं, ओहो। क्योंकि जीवन ये में और आज कुछ भी नहीं कर होता है। पाएंगे। ये आज भी होता तो, है। अगर आप तो आर्ट्स उस ले लें मतलब आप पढ़ने में अच्छे नहीं है। हाँ वो है, वो जजमेंटल सोसाइटी है, उसको बदलने हाँ में एक हाँ, हजार साल और लगेगा। बिल्कुल। और तो एक दुविधा थी, लेकिन मेरी माँ 4th क्लास तक पढ़ी हुई थी, लेकिन मैं अपनी माँ को बताया कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, जी। और ये डिसीजन मैंने 10वीं में लिया था, 11th क्लास में, कि नहीं अब मैं फुल फ्लेजेड ही थिएटर करना चाहता हूँ। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्या होता है, कि FTII क्या होता है। और हम्म। तब माँ ने मुझसे कहा था कि जो भी करो पूरी ट्रेनिंग के साथ करना। और धीरे धीरे फिर यूथ फेस्टिवल्स में हमने जाना शुरू किया, और हम्म। तब मुझे पता चला कि NSD कोई एक इंस्टीट्यूट है जो सिखाती है। और यूथ फेस्टिवल का मतलब अब मुझे मायने वो समझ में आते हैं कि अलग अलग जगह की यूथ लोग इंटरेक्ट करते हैं तो कितनी सारी चीजें आपको मिलती हैं, कितने नए नए रास्ते आपके सामने खुलते हैं। तो समाज तो वैसे ही था, लेकिन परिवार से सपोर्ट था, माँ का सपोर्ट था। और ब्यूटीफुल। बहुत लंबे साल लगे, और उन्होंने काफी इंतजार भी किया माने, ये 3 साल की ट्रेनिंग, फिर 4 साल रेपेटरी, फिर 2 साल का मैंने गैप लिया, फिर मैं लंदन चला गया। तो वो एक जो तथाकथित सफलता है, जो तथाकथित लोकप्रियता है, उसमें काफी लंबा अरसा लगा। आपका कोई गॉडफादर नहीं था क्या इंडस्ट्री में जो आपकी मदद करता रहता फटाफट? नहीं, वो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी खास कैंप में जुड़ा हुआ हूँ, वो मुझे फिर से रोज देते रहें। तो जो मुझे लगता था कि मेरा काम ही मुझे काम दिलाए। तो और आपको भेदभाव तो बहुत सहना पड़ा होगा फिर। नहीं, इतना नहीं है, ये आपके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आप कितनी इजाजत लोगों को देते हैं कि वो आपके साथ भेदभाव कर पाए, आपको नीचे दिखा पाए। माय गॉड। अच्छा, आपका यहाँ कोई तो दोस्त होगा? इंडस्ट्री में आपको मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग सेट पे होते हैं तो सारे लोग दोस्त होते हैं, हाँ, और उसके 1 महीने, बाद। 3 महीने उसके बाद हमें लगता है कि हम उनकी निजी स्पेस में खामखा में इन्वेड कर रहे हैं। और हम्म। हम लोगों का जो जो परिवेश है यहाँ पे, हम निश्चित तौर पे हम्म। बहुत लंबे लंबे समय से हम लोगों ने काम किया है, 10-10 फिल्में की है, लेकिन हम कभी होता है कि चलो दिवाली पे हमने भेज दिया, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं वो इसका पर्सनल स्पेस है, कोई नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा होगा, कोई नई फिल्म पे काम कर रहा होगा, वाई। तो यहाँ पे उस तरीके से नहीं है कि रोज रोज किसी से बात होती है और दिल की बात आप कह सकते
यानी जैसे हम आम जिंदगी में बहुत हिले मिले ढुले रहते हैं, उस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में एक दुराव है। दुराव नहीं कह सकते, ये हमारे काम की कंडीशंस है, ये काम ओह, की हमारा नेचर ही ऐसा है कि कोई भी यदि होगा तो डायरेक्ट कॉल यहाँ नहीं करता कोई, एक एसएमएस आता है कि हम आपसे बात कर सकते हैं क्या, और अच्छा। हम समय निश्चित करते हैं क्योंकि हमें पता है कि कोई लंदन में शूट कर रहा होगा, कोई हैदराबाद में शूट कर रहा होगा, और जब तक बहुत ही जरूरत ना हो तब तक हम हम्म। सच, लेकिन जब हम सेट पर भी मिलते हैं 2 साल बाद मिलते हैं 3 साल बाद मिलते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि हम लोग कभी इतने लंबे अंतराल के बाद नहीं मिल रहे हैं, इसमें लगातार निरंतरता थी। तो यहाँ के काम करने का नेचर ही वैसा है। आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है आपकी फिल्म देख करके? घर पे सबसे पहले आपको क्रिटिसाइज करना या आपको पैट करने का काम किसका होता है? अब वो समाप्त हो चुका है, जब तक सोशल मीडिया नहीं आया था क्रिटिसिज्म का महत्व था, सोशल मीडिया के आने से वो क्रिटिसिज्म ही समाप्त हो गया, और इस कोरोना से और कोरोना काल के बाद से तो अ, आपको मुझे लगता है क्रिटिक्स भी खत्म हो गए, तो जो कुछ है सोशल मीडिया पे ही आपको जजमेंट और आपके कमेंट्स आ जाते हैं, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया, और मुझे नहीं लगता कि अ, कोई है मेरे जीवन में जो मेरे काम को क्रिटिसाइज करता होगा या समालोचना करता होगा, या क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा कमर्शियल वर्क हो गया है, और बहुत ही एक एक्टर के जीवन में 4 या 5 रोल ही ऐसे होते हैं जिस पे आप चर्चा कर सकते हैं, जिसकी समालोचना हो सकती आपको आपको मतलब कहीं ऐसा आहत हुए हैं आप? क्योंकि सोशल मीडिया का जब आपने जिक्र किया है तो आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ उल्टा बोलने के लिए आते हैं, उनका एक ही मिशन होता है कि सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाना। तो आप आहत होते हैं कभी किसी के उल्टे सीधे कमेंट से? है। एक तो मैं, जो भी मेरी टिप्पणी होती है सोशल मीडिया पे, मैं बहुत हम्म। जवाबदेही और बहुत जिम्मेदारी से करना चाहता हम्म। हूँ, क्योंकि उसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है, और मैं सड़क लोकप्रियता का कायल बिल्कुल नहीं हूँ, और हम्म। मैं इसका भी कायल नहीं हूँ कि मेरे इतने मिलियंस मुझे लोग देखना चाहिए, वो सिनेमा के थ्रू देखते हैं, मेरा पहला काम हाँ। वो है, मेरा फर्स्ट वर्क है, वही मैंने साधना की है। मैंने ट्रेनिंग इसके लिए नहीं ली थी, सोशल मीडिया के लिए ट्रेन नहीं हुआ हूँ, और जीवन के 22 साल नहीं लगाए। तो हमें बहुत जिम्मेदारी से अपनी सेल्फ सेंसरशिप के साथ बात रखनी चाहिए, लेकिन अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, लेकिन कौन जेन्युइन है कौन प्रायोजित है, ये सब भी आपको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आपने अपनी बात कही है, कुछ लोगों को समझ में हम्म। आएगी, कुछ को नहीं समझ में आएगी, ये ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए कि मेरी बात ही सही। मैं इस बात को इस नजरिए से देखता हूँ, आप सहमत हो तो अच्छी बात है, असहमति आपका अधिकार ब्यूटीफुल। काश आपकी सारी बातें लोगों को समझ में आए और इसी तरह से लोग बिहेव करें। अच्छा, कोई ऐसा मनपसंद आपका किरदार जो आप अभी करना चाहते हैं, जो एक होता है ना ड्रीम रोल, आपका कोई ड्रीम है। रोल है? एक्चुअली मुझे इतने अलग अलग किस्म के मिल गए कि मैं कभी सोच ही नहीं पाया कि मुझे ये करना है, और मैं थिएटर के जमाने से, मैं आपको बता दूं, हमारी ट्रेनिंग ऐसी रही है कि यदि मेन रोल नहीं मिला है तो हम भाला पकड़ने वाले रोल में भी खुश रहते हैं, कि भाई भाला कोई तो पकड़ेगा, यदि द्वारपाल है तो द्वारपाल का कोई रोल नहीं करेगा तो राजा की एंट्री का मजा कैसे आएगा। तो मैं फिर से वही कहूँ कि बहुत मैं आत्म केंद्रित होकर नहीं सोच पाता, तो मैं एज सच मेरा कोई ड्रीम रोल नहीं है, और मतलब अनजाने में और अनचाही इतने अलग अलग रोल हैं, तो आई एम हैप्पी। विलन से लोग बहुत डरते हैं। आप बहुत लंबे अरसे तक बहुत खुखार दुर्दांत विलन के रूप में रहे। कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने बच्चे आपको देख के छुपा लिए हो, या लोग आपसे कट रहे हो कि अरे ये तो वही खुखार व्यक्तित्व है? ऐसा कभी यदि हुआ? ठीक, ऐसा तो नहीं हुआ, और कोई अनुभव मुझे नहीं है, क्योंकि वो कह रहा हूँ तो दौर बदल रहा था, हम्म। कि वो एक दौर था जब प्राण साहब जब अपने चरम पे थे, निश्चित तौर पे एक निष्णात अभिनेता है वो हिंदुस्तानी सिनेमा के, विश्व सिनेमा के, तब किसी ने अपने उनके रहते रहते अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा, तब वो आइडेंटिफिकेशन इतना ज्यादा था, तब इतना ज्यादा एक इमेज में कैद होते थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, जिस दौर में मैं इंडस्ट्री में आया तब इमेजेस टूट रही थी, ये खांचे ध्वस्त हो रहे थे, ये इसी में ये नर्तकी रहेगी, ये रहेगा, ऐसा नहीं था। अब धीरे 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 सब कुछ बदल चुका है, और उसके लिए फिर से मैं कहूंगा कि जिम्मेदार दर्शक, उसकी स्वीकार्यता ही बहुत महत्वपूर्ण होती आपको लाइफ में किसी भी बात का कोई रिग्रेट रहा क्या? है।
वो कभी लंबा विषय है। जब ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी कभी लिखूंगा तो बहुत व्यक्तिगत है, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि जो कुछ व्यक्तिगत है एक अभिनेता का, वही सार्वजनिक संपत्ति बननी चाहिए, लोगों तक साझा होना चाहिए, और वही साहस भी है। तो मेरी बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति मैं नहीं रहा हूँ। हाँ, मैं बहुत अनुशासित तरीके से काम करने का कायल बहुत हूँ, और कि मुझे हमेशा ऊंचाइयों पर रहना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे सफलता असफलता के दायरे में बनना भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे महत्वपूर्ण क्या लगता है कि मैं उस चीज से संतुष्ट हूँ कि नहीं, मैं खुश हुआ वो काम करके कि नहीं हुआ। तो जीवन में सिर्फ काम के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप चाहते हुए भी कुछ लोगों की मदद नहीं कर पाते, और वो चीजें हाथ से छूटती चली जाती, और जब आप पलट के देखते हैं तो वो नहीं होते। तब लगता है कि शायद हम इनको संभाल सकते थे, तब हमें लगता है कि हम शायद इनको सहेज सकते थे, लेकिन जीवन की आपाधापी में कई बार आप ऐसी चीजों को अपनी आंखों से ओझल हो दे देते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो वक्त के साथ साथ वो साहस आता है, और कभी लिखूंगा उन चीजों का जिक्र जरूर करूंगा कि मैं वो कर मुझे सकता था। इंतजार रहेगा। इंतजार रहेगा। मेरे इस सवाल का जवाब मुझे लगता है मुझे वहीं मिल जाएगा। आज जब आप मुड़ के देखते हैं अपने आप को, आज के मुकेश तिवारी जी और तब के जब सागर से बाहर निकले थे, क्या फर्क, क्या ग्रोथ अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी में आपने देखा है, या कितने बदले हैं आप? मुझे लगता है कि मेरा वो इनोसेंस चला गया है, हाँ। जो मैं ट्रेन में बैठ के सागर से दिल्ली की तरफ कूच किया था। तो इतने वर्षों के काम से इतने सब कुछ चीजें मैकेनिकल सी हो गई हैं। जब मैं ट्रेन में पहली बार बैठा था, वो उत्साह मुझे आज भी याद है। मुझे 300-400 दोस्त मुझे स्टेशन छोड़ने आए थे जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आ रहा था। तो 300-400 मतलब 300-400 ही थे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरा स्टेशन ही मैं मेरे सच में दोस्तों का बना ताज्जुब हुआ कर रही हूँ, इतने सारे दोस्त आपके पास था। जी थे। हाँ, ये बात है 1990 की। आई एम टॉकिंग अबाउट 1990 की बात कर रहा हूँ, 1990, जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ निकला था। और वही अब कारवां घटता गया है, और अब मेरी कार होती है, मेरा स्टाफ होता है, और एक शहर से दूसरे शहर जा रहा होता हूँ सिर्फ काम की वजह से। कई बार उत्साह खत्म हो जाता है, लेकिन रेपिटेशन ऑफ वर्क, रेपिटेशन ऑफ चीजें आपका इनोसेंस धीरे धीरे खत्म कर देती है, उत्साह आपका खत्म कर देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं एकांत पसंद ज्यादा करता हूँ कि मैं अपने उत्साह को बना रह सकूं, क्योंकि मुझे वो बाहर का माया जाल मेरा बहुत ज्यादा फोकस तोड़ देता है। तो परिवर्तन तो हुआ है, और मैं शिद्दत से बात महसूस करता हूँ कि जो मुकेश तिवारी उस ट्रेन में बैठ के निकला था वो नहीं रहा। पर आज आपसे बात करते वक्त मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बहुत ही बैलेंस्ड, एक सुलझे हुए व्यक्तित्व से आज बात करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि जब हम फिल्मों पे देखते हैं तो वो एक अलग कैरेक्टर होता है, लेकिन जब हम पर्सनली इंटरव्यू में बात करते हैं तो समझ में आता है कि इंसान की क्या गहराई है। मुझे सच में आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं इसलिए एक एक सवाल आपसे और भी पूछना चाहूंगी। जी, आपने कुछ फ्यूचर प्लानिंग की होगी, कोई ऐसा सपना देखा होगा कि मैं आगे चल के ये करूंगा, तो वो क्या अभी भी आपका वो सपना जीवित है? बिल्कुल है। और वो मेरा सपना है, वो मेरा काम है। मतलब कि मैं एक वक्त मैंने एक मियाद तय की है, तब तक मैं सिनेमा करूंगा, और फिर वो उस वक्त के बाद मैं अपने गांव वापस लौटूंगा। और मुझे खेती किसानी करनी है, और वही मैं अपना थिएटर करूंगा। हाँ, आप खेती करेंगे उसके बाद? लेकिन बिल्कुल। तब तक तो आप और बहुत बुजुर्ग हो चुके होंगे, इतनी जान ये तो आप में होगी ये नहीं। मियाद ये मियाद किसने तय की है कि मैं 75 साल की उम्र में ही जाऊंगा? हो सकता है अक्सर बहुत यही पहले भी होता चला जाऊं। है। तो इसलिए नहीं जाऊंगा कि अब काम नहीं मिल रहा है, रिजेक्ट हो गया हूँ। अब मेरा वो चुनाव है कि मुझे वो करना आपने असल में मुझे निशब्द कर दिया। आपकी जर्नी बहुत ही खूबसूरत है, और उतने ही गहरे और शालीन शांत व्यक्तित्व आप हैं। आपसे बात करके मेरा दिल सच में बहुत खुश है, और मैं है। बिल्कुल। अनुग्रहित हूँ। आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपना समय अपने उस कीमती शब्दों के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है, और अपना समय आज हमारे साथ साझा किया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सारे थैंक यू। फैंस हैं जो कि आपसे मैं ये पूछ रहे हैं कि आप अगली कौन सी फिल्म में आने वाले हैं। अभी
बहुत जल्दी तो वो नहीं नजर आएगी, लेकिन हम अभी सर्कस फिल्म कंप्लीट की है रोहित शेट्टी के साथ, और अच्छा। 2 दिन पहले उसका गाना ही कर रहे थे हम लोग। तो अभी वो फिल्म कंप्लीट हो चुकी है और अब एडिटिंग पे है, तो शायद दिवाली तक सर्कस देखने को मिलेगी। और बहुत सारे लोगों का ये था कि आप वेब सीरीज नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, तो मैंने कहा चलो एक वेब सीरीज में कर लेता हूँ। और मार्च में आप वाह। लोगों को एक बहुत बड़ी वेब सीरीज देखने मिलेगी हॉटस्टार पे, और अभी उसका नाम फियर है, लेकिन हो सकता है भविष्य में चेंज हो जाए टाइटल। लेकिन हॉटस्टार डिज्नी पे आप देखेंगे फियर, और आपको काम, मतलब आप बुराई कर सकते हैं, ये संभावना थी और बेटर हो सकता था। आपको देखना हमारे लिए एक अपने आप में ट्रीट है, क्योंकि आपने जिस भी कैरेक्टर को जिया है वो बहुत आइकॉनिक रहा है। और मेरे को तो ये ताजुब हो रहा था कि आपको रोहित शेट्टी जी ने मनाया कैसे होगा इस प्यारे से कैरेक्टर के लिए, जिसमें आपका लुक भी ना ये संजय दत्त का एक एमबीबीएस वाला था ना उनका लुक, बिल्कुल वो लुक नहीं, आपने वो एक्चुअली कैप्चर वो कर रखा था। वास्तव से लिया हुआ था हम लोगों ने, और वो सारी चीजें बनती गई, इम्प्रोवाइज होता चला गया। तो संजू हाँ, सर का तब वो वास्तव का टीका वगैरह सब लेके हमने वास्तव इम्प्रोवाइज वाला, किया। एग्जैक्टली, सॉरी मैंने नाम गलत बोला तो वो फिल्म था, का। तो कोई बात नहीं। और तो वहां से एक था इंस्पायर लिया हुआ था कि लोगों को और अच्छा लगेगा, कि उसमें और वो फनी लगेगा और बेवकूफ लगेगा, उसका और इनोसेंस निकल के आएगा। तो वैसे धीरे धीरे वो चरित्र बना था, वो कभी लंबा एक प्रोसेस रहा है उसका। हाँ, चलते चलते आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे यही कहना चाहूंगा कि अच्छे सिनेमा को, अच्छी थिएटर को, अच्छी म्यूजिक को और बढ़ावा दें, और निश्चित तौर पे खुद भी ट्राई करें कि आपके अंदर एक कलाकार निश्चित तौर पे है, और जो कि आप अलग 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 एप्स में करते रहते हैं, लेकिन उसको गंभीरता से कभी करें, और सोशल मैसेजेस के साथ करें कि जिससे कुछ लोगों का भला हो सके, और आपके गांधीर्य का और आपके उत्तरदायित्व का पता चल सके। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों, दर्शक ही हैं, फिर से मैं दोहराऊंगा, जो एक अभिनेता अभिनेत्री या किसी भी कलाकार को बनाते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। चलते चलते एक अपना कोई आइकॉनिक डायलॉग बोल दीजिए, इतना ऊपर से नीचे तक लोगों ने मुझे गालियां तक दे दी है कि मैं आपसे एक आइकॉनिक डायलॉग नहीं बुलवा रही हूँ, मैं तो ऐसी मुझे जगह बैठा गालियों से हूँ कि हो बचा सकता है लीजिए। सोसाइटी सोसाइटी मुझे बाहर ना निकाल दे यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जोर से तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उस संवाद अदायगी का उस दौर में बोल पाना एक अलग वो होता है, पूरा संवेद लगता है, और हाँ। सर से लेके नख तक का जोर लगता है। तो मैं क्षमा चाहूंगा कि उस तरीके से तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन फिर भी इतना है कि मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, लोमड़ी का दूध पी के पड़ा है जगीरा, हमसे ना भिड़ियो। ओह गॉड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करना बहुत 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 हृदय को भाने वाला आज इंटरव्यू मेरे लिए था। थैंक यू सो मच, जिस ठहराव के साथ आज आपने बात की, मेरे प्रोग्राम में भी थैंक यू। आपने एक ठहराव और सब कुछ ला दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।